मैं ये हाथ ही जोड़ सकता हूँ कि मेरी और ये चैनल के साथ मिलके सपोर्ट करें, मेरी आवाज़ मरीम नवाज़ साहिबा तक पहुँचाएँ कि मेरा गेट बेचारे का क्यों बंद किया। कोई बंदा बोल भी नहीं सकता कि वो कोई अपना या अपने अंदर ही वो घुट-घुट के मर जाए। अगर ये मैं पहली तारीख को मैंने 21,000 वो नहीं दिया और 10,000 मैंने किस्त ना मैं दे सका ना, तो मैं कोई ना कोई हरकत करने पे मैं मजबूर हो जाऊँगा। नहीं प्लीज, ऐसी ऐसी नहीं कोई attempt मजबूर हो जिंदगी अल्लाह की नेमत है। वो नेमत है, लेकिन मैं सब आवाम को मैं बता बता के ये मैं रो रहा हूँ। मैं ऐसे नहीं मैं रो रहा, मुझे आगे कुछ नज़र भाइयों बहनों कुछ नहीं आ रहा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सना आगा ख़ान और आज की जो पॉडकास्ट है वो इसलिए भी अहम है क्योंकि इसका कनेक्शन इंसानियत से है। आज से कुछ अर्सा पहले हमने एक वीडियो देखी जिसमें एक शख्स खंबे पर चढ़कर दुहाइयाँ दे रहा था। इस स्टेट में जहाँ हम रह रहे हैं यहाँ पे हर बंदा किसी ना किसी मसले में दो चार है, मगर अपनी जान के लाले जब पड़ जाते हैं, जब इंसान को ऐसा महसूस होता है कि इसके बाद शायद अगला लम्हा जो है ना वो ज़िंदगी नहीं हो पाएगी, तो लोग खुदकुशी की तरफ जाते हैं। ये करना, सुनना, देखना आसान नहीं। मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद नवाज़ साहब। इनकी ये स्टोरी है, बल्कि इनफैक्ट इनसे ही पूछते हैं। इन्होंने बहुत सारे लोगों को मालूम भी होगा, देखा भी होगा उन्होंने कि किस तरह एक शख्स खंबे पर चढ़ जाता है और नीचे लोग आवाम इकट्ठी हो जाती है, फिर वहाँ पर मीडिया आ जाता है, पुलिस इकट्ठी हो जाती है। इन्हीं से पूछते हैं कि क्या माजरा था। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी शुक्र अल्लाह पाक। अच्छा, हम सब ने ये देखा कि आपने मतलब जो भी किया, खंबे पर चढ़ गए, अपने आप को, ये एक एहतजाज का एक तरीका था या सोच लिया था कि आज बस अपनी लाइफ को ख़त्म कर देना है? नहीं, एहतजाज करना तो एक सोची समझी यानी कि एक बात भी होती है। वो उस टाइम तो मैं ऐसा बंदा हूँ भी नहीं, एक रिक्शा ड्राइवर हूँ। वो हालात की वजह से मैं इतना परेशान था। चंद दिन हो गए थे कि मैंने कर्ज़ा भी लिया हुआ था, थीम पार्क में मैंने घर बनाया था, वो भी बैंक से लोन लिया हुआ था, तो रिश्तेदारों से भी मैंने लिया हुआ था। तो वो इतना तंग हो गया। उसके बाद मैंने भाई से रिक्वेस्ट की कि मुझे ₹1,00,000 बैंक से अपनी तरफ से निकलवा दो, तो मैंने रिक्शा लेना है क्योंकि मेरे पास रोज़गार नहीं है कि मैं बैंक की किस्तें वो घर कैसे चलाऊँगा। तो उसने ₹1,00,000 ले दिया। तो उस लाख वो मैंने दे के तो लोन वो किस्तों पे रिक्शा मैंने लिया। तो वो जो रिक्शा था वो 2.5 लाख का उन्होंने मुझे दिया, ₹1,00,000 एडवांस लिया और 1.5 लाख रुपया यानी कि किस्तों पे उन्होंने मुझे वो दे दिया। चंद दिन वो रिक्शा मेरा चला, तो उसके बाद वो सेकंड हैंड था, न्यू नहीं था। अच्छा। चलता हुआ लिया था। तो वो जब मैंने लिया तो उसके बाद वो रिक्शा आहिस्ता आहिस्ता चलता रहा। वो ख़राब भी कभी हो रहा है, ये हो रहा है, तो वो उसके बाद वो ज़्यादा ही ख़राब होना शुरू हो गया रिक्शा। दिहाड़ी बनती नहीं थी, बच्चे भी थोड़ा सा तंग हो जाते थे। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 2 बेटे हैं। अच्छा। तो एक माशाल्लाह मेरा बेटा अली है, 11वें साल में है, और दूसरा मोहम्मद अहमद है, वो चौथे 4 साल का है। तो वो ये देखें कि मेरा घर का जो अखराजात थे, एक वक़्त ऐसा था कि अल्लाह इस बात को जानता है। मैंने पहले भी मुझे सोच के उस बात की हैरानगी आती कि रात को मैं रिक्शा मेरा ख़राब हो गया था, तो घर आना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था कि कैसे जाऊंगा, क्योंकि सवारी मिल भी नहीं रही। लोकल चलाते हैं रिक्शा, ऑटो रिक्शा। तो मैं घर में 100 पता नहीं 30 थे कि 40 थे, वो लेके गया था। बीवी मेरा झगड़ा ज़रूर हुआ था कि रात को भी नहीं खाने के लिए और सुबह मैं क्या दूंगी। तो वो मैं खुद 50 रुपये की मैंने सालन ली, तो मैं 6 रोटियां मैं लेके आया अपने बच्चों को, वो मैंने खिलाई। वक़्त बहुत मुश्किल से वो मेरे वक़्त निकल रहे थे। सोच के अभी भी मुझे मेरे जिस्म में एक अजीब सी कैफियत हो जाती है कि अल्लाह पाक ऐसा वक़्त किसी पे ना लाए कि अपने बच्चों को, कोई बाप ऐसा नहीं होता कि भूखा देख सके। अच्छा, जब आप खंबे पे चढ़े, आपने सोचा था कि आज अपनी लाइफ को ख़त्म कर लेना है या जिस तरह से भी मामला आता है, फिर कैसे लोगों ने आपको बचाया, क्या मामला हुआ? नहीं, मैं जा रहा था काम पे निकला, तो मेरी बीवी के साथ मेरा कोई झगड़ा थोड़ा सा हुआ था। तो वो मेरी बीवी कहने लगी कि हालात तेरे ख़राब हैं, तो तू इसे ना अपनी इसकी नानों के घर छोड़ दे। तो मैंने कहा चल ठीक है।
मैं वहाँ से मैं निकला तो जब मैं बाहर चुंग स्टॉप पे आया तो वो मुझे एक सवारी मिली चुंग की। चुंग से मुझे सवारी मिली चुंगी अमर सद्दू की। मैंने कहा ये ठीक है कि चुंगी अमर सद्दू की सवारी उठाता हूँ, खाली जाने से बेहतर है कि वो उठाऊँगा, कुछ पैसे भी मेरे पास आ जाएंगे और दूसरा ऐसे चलता चलता नज़दीक आ जाऊँगा, इसे मैं छोड़ दूँगा। तो ऐसे मैं चुंगी अमर सद्दू गया। सवारी जब मैंने उतारी, खड्डे थे, वो गलियाँ ख़राब थी, तो वो रिक्शा मेरा बंद हो गया। जब मैंने फिर 2-3 दफ़ा सल्फ मैंने वो लगाया तो वो धुआं सा निकला डैशबोर्ड से, तो वो तारे जलने, मैंने जल्दी से वो उतारा, वो टर्मिनल बैटरी का वो मैंने उतारा तो वो धुआं रुका। मैं बहरहाल मैं दुकान पे लेके गया वर्कशॉप पे, तो उसने मुझे कहा कि जी 1300-1400 रुपया लगेगा, इसकी जो सल्फ की है ना वो घुगी होती है वो ख़राब हो गई है। फिर मैं सोच रहा हूँ कि मेरे पास तो 600-700 रुपया है, तो मैं अब ये कैसे करवाऊँ, लड़का भी मेरे साथ है, इतना ज़्यादा परेशान। मैंने फिर कहा कि सास ससुर के घर जाऊँगा, ये चलो ये स्टार्ट तो उन्होंने कर दिया, तो कितनी दफ़ा ऐसे होगा, तो उनसे मांगूंगा, वो क्या कहेंगे इतना तो नंगा हो गया कि तेरे पास कुछ भी नहीं है, तो इसे भी छोड़ रहा है। 100 बातें दिमाग में ऐसे मेरे रूटीन में ऐसे घूम रही थी। तो मैंने रिक्शा वहाँ से परेशानी से निकाला और बेटा आपके साथ ही था? मेरे साथ था, वो मेरा बेटा मेरे साथ था। तो वो मैं ऐसे इतना परेशान आ रहा था, रोड खाली था, मैं स्लो जा रहा था क्योंकि दिमाग और चल रहा है, हाथ क्या कर रहे हैं ये मुझे नहीं पता। बस मैं वहाँ पे रुका हूँ। मैंने कहा अब मेरे आगे कोई रास्ता भी नहीं है कि जो रास्ता मैं निकल सकूँ या मैं किसी से कोई मदद ले सकूँ, कौन देगा। तो मैं बस इतनी कश्मकश में दिमाग था, बस सोचना बंद हो गया था। तो मेरा बेटा, मैं नीचे उतरा, वो रिक्शे के आगे ही मेरे साथ बैठा हुआ है। मैंने कहा नीचे उतर, वो नीचे उतर के साइड पे खड़ा हो गया। मैं स्टार्ट ही रिक्शा मैंने छोड़ा है, मोबाइल मैंने उसको पकड़ा दिया था। मैंने कहा ये पकड़, तो मैं खंबे के ऊपर चढ़ गया। पापा ये क्या कर रहे हैं? मैंने कहा तू घर चला जा, मैंने मरना है, मैंने नहीं जीना, मैंने नहीं जीना। पापा नहीं, पापा नीचे आओ, पापा नीचे आओ। वो मेरा बेटा मुझे, फिर वहाँ पर हजूम इकट्ठा हो गया जी, वो रो रहा था तो वो लोग इकट्ठे हो रहे थे, फिर गाड़ियाँ भी इकट्ठी हो गई, वो फिर पुलिस वाले आए, पुलिस वाले, फिर मीडिया आ गई। तो मैं जब दरमियान में गया, मुझे करंट लगा, इतना ज़्यादा करंट लगा कि मेरी आँखों से रोशनी निकली और मेरे हाथ जब छूटे, ऐसे हाथ अलग हो गए थे, तो मैं ऐसे नीचे गिर रहा हूँ तो फिर हाथ पड़ा मेरा, नहीं तो मैं ऐसे ही मैंने नीचे। अच्छा, जिस टाइम आपने ये कोशिश की सुसाइड अटैम्प्ट करने की कोशिश, उस वक्त आपको बिल्कुल ख्याल नहीं आया कि ये बच्चे भूखे हैं, मेरी बीवी का क्या बनेगा? मैं इतना परेशान, इसीलिए तो मैं परेशान था। मैं खुदकुशी हल तो नहीं है ना, हल नहीं था, बिल्कुल हल नहीं था, लेकिन मेरे पास वसाइल नहीं थे। मैं क्या करूं? मैं चोरी करूं, मैं डाके मारूं, और मैं क्या ऐसा कोई काम है जो मैं करूं अपने बच्चों को? मैं नहीं खिलाऊंगा अपने बच्चों को, ना मैंने खिलाया। चोरी भी करके मैं, जैसे वो पोल्ट्री ये वो करते हैं वो भी कर सकता था, लेकिन मैं क्यों करूं? अगर पकड़ा जाऊं तो थोड़ी बहुत जो इज्जत है वो भी मेरी चली जाएगी। बहरहाल मैं, अच्छा, आपका घर भी थीम पार्क में था? थीम पार्क में, वो भी बह गया? जी, मैं खंबे के ऊपर चढ़ गया। तो तकरीबन 4 बजे का टाइम था, 4 बजे 9 बजे, फिर 4 बजे से लेके 9 बजे वो रेस्क्यू वाले लिफ्ट लेके आए, वो बड़ी। तो वो मेरी बीवी को भी बुलवाया उन्होंने, मैं देख रहा हूँ, लेकिन ऊपर आवाज़। 4 बजे से 9 बजे तक आप खंबे पे रहे? खंबे पे मैं रहा। अच्छा। तो वो मेरी बीवी को भी बुलवा लिया था, वो भी नीचे रो रही है, लेकिन ऊपर हवा बहुत ज़्यादा थी, उनकी आवाज़ नहीं आ रही थी मुझे। लेकिन वो रोते हुए, मेरा जो बेटा अली था वो भी नीचे देख रहा हूँ कि बेहोश हुआ है, तो वो पानी मुंह पे वो डाल रहे हैं। तो वो ऊपर लिफ्ट आई मेरे बेटे को लेके। मैं अपने बेटे को कह रहा हूँ कि बेटा रोना नहीं है, मेरे मरने के बाद मेरी मौत पे रोना नहीं, मुझे तकलीफ़ आएगी। वो मुझे कह रहे कि पापा आप ना रो। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा सर मैंने जीना नहीं है,
मैंने जीना, वो कहने लगे यार तुम्हारा मसला क्या है, नीचे लोग कह रहे हैं कि तुम्हारा चालान 2000 का हुआ है। मैंने कहा सर चालान नहीं हुआ। हाँ, पहली खबर यही फैली थी कि चालान हो गया जिसकी वजह से आप... जी वो चालान मेरा कुछ नहीं हुआ था। मैंने कहा सर मेरा और मामलात है, मैं परेशानी, मैं घर की परेशानी, एक महंगाई की इतनी ज़्यादा परेशानी, अगर मैं 1500-2000 भी ले आऊँ तो वो एक टाइम का, जब 2 बच्चे और 2 खामिद बीवी खाने वाले होते हैं तो आप खुद समझ लें, देख सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 2000 रुपया ख़र्चा घर का नहीं हो सकता। अच्छा, जब वहाँ पर मीडिया इकट्ठा हो गया, सुना है आप एसपी साहब आ गए, एसपी एयाज साहब ने आपकी बात करवाई थी मैम मरियम नवाज साहिबा से, उनसे भी आपकी बात हुई, उन्होंने भी आपको कहा था कि ठीक है हम आपकी हेल्प करते हैं, हम आपके साथ हैं मामलात में। तो फिर क्या अपडेट्स हैं? आज इस वाक़े को कितना अरसा हो गया? तकरीबन ये 2 महीने के करीब ये बात हो चुकी है। तो वो फिर सलमान रफ़ीक साहब से वो मेरी बात करवाई। अच्छा। तो मैंने कोई मांगा ये नहीं कह रहा था, वो कह रहे हैं आपका हल करेंगे, आपको देंगे, जो आपकी ज़रूरत है, जो आपकी परेशानी है वो आपको दी जाएगी, वो आपको मिलेगी, आपका जितना भी कर्जा है। वो बात हुई तो वो कहने लगे जी वो ये भी देंगे आपको जॉब भी देंगे, आपको गाड़ी भी देंगे कि आप अपनी चीज़ होगी, आप आसानी से अपने बच्चों के साथ सोएंगे, तो आपको सरकारी नौकरी और घर भी दिया जाएगा, तो आपका जो 7-8 लाख रुपया कर्जा है वो भी उतारा जाएगा। तो आप मरने का ये हल नहीं है, तो आप नीचे आ जाएं, आपके बच्चों की क्वालिफ़िकेशन जो है फ़ंड है वो भी लगाएंगे, और आपकी बीवी का जो वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम वो भी लगवा देंगे। तो मैंने फिर सोचा अगर मुझे ये सब मिल रहा है, यानी खंबे पे चढ़कर आपको ऐसी दुनिया नजर आई कि इसके बाद फिर एक जन्नत भरी आपको जो दुनिया होगी ना, उसके अंदर आपका कदम जो है ना नेक्स्ट यहाँ पर होगा। ये मतलब आपको दुनिया ऐसी दिखाई गई, ठीक है। इसके बाद आप मिले फिर सलमान रफ़ीक साहब से? जी वो उन्होंने मुझे बुलवाया था, लेकिन वो नहीं मिले थे। उनके जो हैं जो दूसरे दफ्तर में, वो मुझे इरफान साहब हैं और दूसरे यकूब साहब हैं, वो मुझे मिले। उन्होंने एप्लीकेशन ली, मेरे बीवी बच्चे गए थे वहाँ पे, एप्लीकेशन लेके उन्होंने रख ली, वो मुझे मिलवाया नहीं उनसे। अच्छा, सिर्फ एप्लीकेशन लेके रख ली? एप्लीकेशन लेके रख ली, लेकिन मुझे उन्होंने ये कहा था कि आपको नौकरी नहीं दी जाएगी। अच्छा, उस वक्त आपको ये कह दिया था कि आपको नौकरी नहीं मिलेगी, आपको कुछ मिलेगा, कोई आपको बच्चों का नहीं मिलेगा, कोई कुछ नहीं मिलेगा आपको, ये कोई कुछ होगा जो आपको कोई दिया जाएगा। कुछ क्या? कुछ यानी कि 2-4 लाख या 5 लाख रुपया आपको दिया जाएगा। ठीक होगा। वो मिला आपको? कुछ नहीं मिला। अच्छा, नहीं मिला। तो वो अचानक मैं दूसरी तीसरी दफ़ा गया, तकरीबन कोई 2-3 हफ्ते मेरे गुजर गए इस बात को। तो वो फिर अचानक मैं बाहर निकला तो सामने वो ही आ रहे थे। मैंने तो लाइव वो देखा था, उनकी शक्ल देखी थी मैंने। मेरा कोई फील्ड नहीं है, तो वो आगे से आ रहे थे, तो मैंने कहा शादिया ये तो वही हैं जिनसे मेरी बात हुई थी। वो उनको मैंने रोका तो वो कहने लगे जी आप कौन? मैं रोना शुरू हो गया। तो वो कहने बताओ तो सही आप हो कौन? तो वो जो इरफान साहब थे उन्होंने कहा जी ये वही है खंबे वाला। तो उन्होंने वो हंसे, तो वो उन्होंने कहा कान को हाथ लगाओ। ये बात अगर सुन भी रहे हैं तो वो भी कहेंगे कि बात सच्ची यही हुई है। बिल्कुल ऐसे ही ना। तो देखिए ये जो बात थी, मतलब आपने जो अटेम्प्ट करने की कोशिश की थी, दुनिया भी खराब और आकबत भी खराब। जी इस पे तो बनता था। जी कान को हाथ लगाओ, आइंदा नहीं करोगे। मैंने कहा जी सर नहीं करूँगा, कोई शौक से नहीं करता, मैं करूँगा ही नहीं। तो सर वो जो आपने वादे किए थे वो सर वो मुझे दे दिया जाए कि मैं भी आसानी से अपनी ज़िंदगी बसर करूँ। वो उन्होंने उस टाइम मुझे 5,000 रुपया दिया। अच्छा। और मुझे कहने लगे कि वो मुझे 2 दिन का वक़्त दे दो, 2 दिन में मैं आपको दे दूँगा। अच्छा। 2 दिन के बाद फिर मैं गया, फिर वो जो मेरा रिक्शा था 3 किस्तें शॉर्ट थी, यानी कि 21,000 रुपया, 7,000 किस्त है, 21,000 रुपया वो था। ये पहली को 21 मैंने देना है। तो वो शॉर्ट थी, मैं उनके पास गया तो मैंने कहा सर मेरा रिक्शा पकड़ा जाएगा, प्लीज़ मुझे दे दें कि मैं रिक्शा वो क्लियर करवा लूँगा पैसे दे के। तो मैं ये कब की बात है? ये मेरे ख्याल में ये 7-8 तारीख की बात है। ओके, इस महीने की? इसी महीने की। ठीक हो गया। तो उन्होंने मुझे फिर 5,000 रुपया दिया।
मुझे चाय भी पिलाई, पानी की बोतल एक दी। तो वो मुझे कहने लगे अच्छा देखते हैं। वो इतना उठ के चले गए। तो उसके बाद मेरा रिक्शा मुझे नहीं छुड़वाया। मेरा रिक्शा पकड़ लिया, उन्होंने पकड़ लिया। फिर मैं 10 तारीख को मेरा रिक्शा पकड़ा था। तो मैं फिर एसपी साहब, क्योंकि मेरे माली हालात नहीं थे, मैं एसपी साहब के पास गया। तो उनको मैंने कहा सर मेरा रिक्शा पकड़ लिया प्लीज़, तो वो छुड़वा दे, मेरे बच्चे भूखे। फिर मैं उसी जगह पे आके खड़ा हो गया। तो प्लीज़ ये आप एसपी अयाज साहब की बात कर रहे हैं, डॉक्टर अयाज साहब? जी, मैं उनके पास गया। उनकी मेहरबानी है, उन्होंने मैं रिक्शा ड्राइवर इतनी इज़्ज़त दी। तो उन्होंने SHO लिटन रोड कॉल की, मेरे पास उनका नंबर भी है। तो उनकी मेहरबानी है, वो वहाँ पे गए। तो उन्होंने वो मेरा रिक्शा 10 दिन का टाइम लेके मुझे रिक्शा वापस दे दिया। ओके। कि 10 दिन में ये दे देगा। लेकिन 10,000 में 21,000 रुपये मैं कैसे बनाऊँगा? ये भी सोचने वाली बात है। बच्चों को दूँगा या 21,000 रुपया मैं जमा करूँगा? तो बहरहाल रिक्शा आ गया। मैं मेहरबानी उनकी ले दी, SHO साहब की भी मेहरबानी है, लिटन रोड वाली जो वो चिबुर्जी के पास है। जी जी। बहरहाल मैं वहाँ से मैं निकला, लेके मैं आ गया। फिर मैं इतना ज़्यादा परेशान, मेरा बेटा भी बीमार। मैंने उस टाइम उनको ये भी मैंने कहा कि सर मेरा बेटा भी बीमार है, मैं भी बीमार हूँ, तो बुखार है। तो वो मेरा बेटा अली भी बीमार है। तो उन्होंने यकीन जाने मुझे हॉस्पिटल में एडमिट तक नहीं करवाया। मेरा गेट बंद कर दिया। वो कहने लगे, जो सिक्योरिटी वाले हैं वो कहने लगे भाई आपका गेट बंद है। सलमान रफ़ीक साहब ने आपका गेट बंद करवा दिया। वो मैंने कहा सर मेरा क्यों गेट बंद करवाया? तो वो कहने लगे ये देखो पिक्चर आपकी है ना? मैंने कहा जी मेरी है। वो कहने लगे वो उन्होंने यहाँ पे कोई हंगामा नहीं करना, कुछ नहीं करना, तो आपका गेट बंद कर दिया। मैं वहाँ पे रोता रहा, बच्चों को लेके मैं चला गया। फिर मैंने नदीम साहब जो मुझे रेस्क्यू किया था जिन्होंने, उनको मैंने कॉल की। उन्होंने कहा बेटा नवाज़ आप हो किस जगह पे? मैंने कहा यहाँ पे हूँ। उन्होंने मुझे कहा सर्विस हॉस्पिटल आओ, वहाँ पे मैं एक स्टाफ को खड़ा करता हूँ, वो आपको मेडिसिन वगैरह सब कुछ ले देंगे। उनकी मेहरबानी है। उन्होंने मेरे बच्चे को ट्रीटमेंट करवाई, दोनों को करवाई, मुझे भी करवाई। तो वो हम दवाइयाँ भी उन्होंने मुझे लेके दी। तो वो हम लेके घर गए। लेकिन हुकूमत की जानब से मुझे गेट बंद ही मिले हैं। मेरा उसके बाद मेरा घर थीम पार्क में, मैं जब खंबे से नीचे उतरा तो तकरीबन 10 दिन बाद वो सैलाब आया। सैलाब आने से वो मेरा सारा घर डूब गया। पूरी मीडिया, जितनी भी मीडिया थी, उनके इंटरव्यू मेरे घर में भी, सास ससुर के घर में अभी भी रह रहा हूँ, बहुत मुश्किल है। तो वहाँ पे भी वो करते थे, फिर मेरा घर भी दिखाते थे कि ये वही बंदा है जी, ये खंबे वाला, इसका घर भी आप डूब गया। लेकिन उनको अभी भी कोई तरस नहीं आ रहा कि ये ज़िंदगी, बेचारा एक बंदा लोगों के आगे, जिसे आप कह लें नंगा हो गया, सब कुछ दिखा भी दिया, तो उसे कुछ ना कुछ तो उसे कोई रिलीफ मिलनी चाहिए थी। कि अब मैं यकीन जाने, मैं उसी जगह, उसी प्लेटफॉर्म पे इस टाइम मैं खड़ा हूँ कि मैं बैंक की बैंक की किस्त आ रही है, वो मेरी 11,000 रुपया, एक 21,000 की है, और वो मैं कहाँ से दूँगा? मैं यकीन जाने, मैं अल्लाह गवाह है इस बात का, मैं कसम कभी भी नहीं उठाऊंगा, झूठे कसम उठाते हैं। मैं यकीन जाने, मेरी बीवी की और मेरा झगड़ा हुआ थीम पार्क से जब अब आया है, तो वो मैं रिक्शा उल्टाने लगा था। मैंने कहा खुद सब मर जाएंगे, मरते हैं जान छोड़ो। वो मुझे कहने लगी मुझे उतार तो तू खुद ही अकेला मर। मैंने कहा अकेला भी मरूंगा तो क्या? अब मैं एक बात कहना चाहूँगा, अगर मैं मरूंगा ना, मुझे अफसोस नहीं होगा, क्योंकि मेरे पास कुछ है ही नहीं है। लेकिन अफसोस इस बात का होगा कि हुकूमत ने मुझे कुछ दिया नहीं। हुकूमत ने कह के भी कुछ नहीं मुझे दिया। मुझे इस बात का अफसोस होगा। अच्छा, जो भी आपके पास जर्नलिस्ट आते हैं, मतलब ओबियसली आप बता रहे हैं कि आप उस दिन से फिर इंटरव्यूज़ भी दे रहे हैं, लोग आपके पास भी आते हैं कि भाई क्या मिला, तो किसी ना किसी की आवाज़ तो पहुंची होगी आगे, या किसी ने आगे से किसी को कम्युनिकेशन हुई होगी? कुछ भी नहीं? कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, कोई बात नहीं। हाँ, वो जो डिस्कवर पाकिस्तान वाले हैं, चैनल वाले, उन्होंने मुझे बुलवाया था। उन्होंने मुझे 50,000 रुपया उन्होंने मुझे दिया था। अच्छा। वो कहने लगे कि 5 पॉइंट
5.8 मिलियन हमारा चैनल चला है, तो वो आपका ये हक बनता है, आप मजबूर थे। अच्छा। क्योंकि आपने हुकूमत से कोई बैंक बैलेंस नहीं मांगा, कोई यूके की टिकट नहीं मांगी, इंटरव्यू भी उन्होंने किया था। अच्छा। आपने वही कि अब जो मेरा कर्ज है वो मुझे दे दिया जाए, तो आपने अपनी चीज़ ही वो की है। उन्होंने मुझे 50,000 रुपया दिया था कि ये हमारा चैनल चला है, ये आप रखो। और C42 वाले थे जिन्होंने वो मेरा इंटरव्यू किया था थाने से। जब मैं बाहर आया था, पुलिस मुझे ले गई थी, थाने ले गई थी जब मैं नीचे उतरा था, तो पुलिस ने भी मेरे साथ कोई बदसलूकी नहीं की, कुछ भी नहीं कहा था। तो वो यानी कि वहाँ से ले गए कि आप अंडर प्रेशर हो, यहाँ पे कोई हंगामा ना हो जाए, तो वो जल्दी जल्दी वाइंड अप करें यहाँ पे। तो उन्होंने मुझे, मेरे साथ C42 वाले वो थे, उन्होंने मुझे 50,000 सिर्फ उन्होंने दिया। और कोई मीडिया ने मेरे साथ वो थोड़ा बहुत तावन जो किया था वही, और किसी ने नहीं पूछा कि अभी तक भाई वो बंदा ज़िंदा है, उसके बच्चे ज़िंदा है या मर गए हैं। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई जानना चाहता भी शायद नहीं है, या किसी को बताना उनके लिए वो बुरा महसूस करते हैं कि ये हमारी वो एक इंसल्ट होगी कि हम इसको आशना करें तो हुकूमत को। तो मैं तो रिक्वेस्ट मेरी अभी भी यही है मरियम नवाज़ साहिबा से कि मेरी रिक्वेस्ट है कि मैं ये नहीं चाहता कि मैं दूसरी दफ़ा कोई ऐसी हरकत करूं। नहीं, खंबे से ऊपर तो अब और कोई चीज़ नहीं है ना। मैं अब खंबा नहीं, मैं लास्ट मेरी ओपिनियन है। मैं बच्चों को, मैं पहले भी मैंने यही कहा था कि मैं खुद बच्चों को मार नहीं सकता था, लेकिन मर सकता था। जब मेरे पास वसाइल, बच्चे नहीं है, मेरा आप भी बेटी हैं मेरी, तो मेरे पास जब नहीं है तो मैं बच्चों को कौन भूखा देख सकता है कि सामने बैठे हैं भूखे बाप को देख भी रहे, मैं अपने बच्चों को पढ़ा नहीं रहा। मेरी बीवी के अब मैंने कपड़े निकाले, रात को हम गए थे, जब ऐसे कपड़े पानी नीचे हो गया तो कपड़े जो निकालते थे यहाँ से वो फटा हुआ है, वो निकला हुआ ख़त्म हो गया, यानी कि सारे कपड़े ओब्वियसली सैलाब से तो सब सैलाब से सारे हो गए। तो वो सर्वे भी नहीं कर रहे। मरियम नवाज़ साहबा ने कह दिया जी कि वो उनको देंगे जो जिनकी रजिस्ट्री है। मैंने तो किस्तों भी लिया था, मेरा बेचारे का क्या कसूर है? मैं तो पहले ही इतना परेशान हूँ, तो इतने कपड़े ही लेने गए थे कोई कुछ ही मिल जाए। जब वहाँ से निकले, यकीन जाने हमारे पास इतना वक्त नहीं था, सोए हुए थे, नीचे से पानी 4 पाई को लगा, फिर हमें पता चला कि ये क्या हो रहा है। जब उठे, मैं उठा तो मैंने देखा कि पानी, मैंने कहा ये कहाँ से आ गया। लोग वहाँ पे अलर्ट कर रहे थे कि हमें कि आप निकल जाओ, लेकिन हमने कहा कि नहीं आएगा, निकलना मुश्किल। तो वो फिर अपने बच्चों को बस उठाया, जाने बचाइयाँ, वहाँ से फिर भागे हैं। रिक्शा लिया, रिक्शा लेके निकले हैं, बस ताला बस लगाया, वो सारा का सारा जितना भी था ना वो सारा बर्बाद हो गया। तो वो भी मेरे साथ कोई तावन नहीं कर रहे, मेरा वो जो सर्वे करते हैं वो भी नहीं कर रहे कि इसको ना दिया जाए। जो बेचारा नहीं, तो जो इंस्टॉलमेंट वाले उनके लिए कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, ऐसा नहीं है, वो कुछ भी नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे। मैं ये आपके पास, मैं अब ये यहाँ पे आया हूँ, देखने वाले भी देख रहे हैं, मैं ये हाथ ही जोड़ सकता हूँ कि मेरी और ये चैनल के साथ मिलके सपोर्ट करें, मेरी आवाज़ मरियम नवाज़ साहिबा तक पहुँचाएँ कि मेरा गेट बेचारे का क्यों बंद किया। कोई बंदा बोल भी नहीं सकता कि वो कोई अपना, या अपने अंदर ही वो घुट घुट के मर जाए। तो कोई सुनने वाला अगर ना होगा तो बंदा क्या किसे सुनाएगा। अच्छा नवाज़ साहब, बाकी सारी बातें एक तरफ, मगर ये कि प्लीज़ अब दोबारा ऐसी कोई अटैम्प्ट ना करिएगा या ऐसी कोई भी हरकत ना करिएगा, क्योंकि अपने बच्चों को खुद ही देखना होता है, अपनी फैमिली को खुद ही देखना होता है। मैं आपसे मैं ये बात करना चाहूँगा कि मैं नहीं चाहता कि मैं कुछ ऐसी हरकत, कोई बंदा या कोई बाप या कोई भाई कोई भी ऐसी हरकत करना नहीं चाहेगा। लेकिन मैं पहले आपसे मैंने बात की है, मैं उस प्लेटफॉर्म पे खड़ा हूँ, अभी भी मेरा घर भी डूब गया, मेरे पास इतना कुछ नहीं है कि मैं रज़ाई ले लूँ, गद्दा ले लूँ, सब कुछ गल गए, सब कुछ बर्बाद हो गया, बर्तन सब कुछ, बेड, हर चीज़ जितनी भी थी वो सारा ज़ाया। मगर नवाज़ साहब, जब तक ज़िंदगी होती है नहीं, ज़िंदगी मेरी प्लीज़ मेरी बात सुने। अगर ज़िंदगी मेरी अभी से ये 1 तारीख को मेरी ज़िंदगी के काम डाउन, यानी कि ना दिन कम होने शुरू हो जाएंगे। अगर ये मैं 1 तारीख को मैंने 21,000 वो नहीं दिया
और 10,000 मैंने किस्त ना मैं दे सका ना, तो मैं कोई ना कोई हरकत करने पे मैं मजबूर हो जाऊँ। नहीं प्लीज, ऐसी ऐसी नहीं, मजबूर, अल्लाह की नेमत है, वो नेमत है, लेकिन मैं सब आवाम को मैं बता बता के ये मैं रो रहा हूँ। मैं ऐसे नहीं मैं रो रहा, मुझे आगे कुछ नज़र भाइयों बहनों कुछ नहीं आ रहा। अगर मैं ना कर सका तो 1 तारीख को शायद आपको पता चल जाएगा, या उसके बाद करीब ज़रूर आपको पता चलेगा कि वो बंदा जो खंबे वाला था वो बेचारा वहाँ पे मरा हुआ है या मर गया। आपको ज़रूर पता आपको चलेगा। अच्छा बैठे तो सही, नहीं, बात नहीं, बैठे तो सही। नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है जी, ये ज़िंदगी बहुत मुश्किल है जिसमें आपको सुनहरे ख्वाब दिखाकर फिर आपसे एकदम आपके पैरों के नीचे से ज़मीन खींच ली जाए। मोहम्मद नवाज़ साहब की यही स्टोरी है। आपने सारा अहवाल खुद इनकी आंखों से टपकते हुए आंसुओं के साथ सुन ली है। किसी भी वालिदैन के लिए सबसे बड़ी अजियत की घड़ी ये होती है कि उसके सामने उसके बच्चे भूखे हों या कोई डिमांड करें और बाप वो दे ना सके। मैं इनकी तकलीफ़ समझ सकती हूँ और उम्मीद रखती हूँ कि हुकूमत वक्त भी ये जो तकलीफ़ है इसको महसूस करे। इसके साथ ही मुझे सना को दे इजाज़त, फिर मिलेंगे अगली पॉडकास्ट में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।